राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांध ही रही हैं, साथ ही सीमाओं की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात भाइयों को भी राखी बांध रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी छोटी बच्चियों ने राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। जी शिखर 20 सम्मेलन के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन व पैराग्लाइडर उड़ानों पर धारा 144 लगा दी गई है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल और एलजी में फिर तकरार। आप मंत्री आतिशी का दावा, मुख्य सचिव के बाद अब फाइनेंस सेक्रेटरी ने आदेश नहीं माना। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने संसद के निचले सदन से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया। चौधरी के व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद यह प्रस्ताव प्रभावी हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में फैली संदिग्ध जहरीली गैस, फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, कहा चीन के भारत की जमीन हड़पने का राहुल गांधी का दावा आधारहीन। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास धारावी मामले पर खामियों का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। दिल्ली के संसद मार्ग पर डीटीसी की 2 बसें आपस में टकरा गई, जिसमें बसों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। डोर स्टेप डिलीवरी निगम में भी होगी लागू, लोगों को मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत 23 योजनाओं का लाभ। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामना दी। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वित्त वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इससे प्रदेश की बेटियों को अपने सपने को पूरा करने में और सुलभता होगी। इसके साथ ही वह शिक्षित होने के साथ आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। प्रदेश भर के सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए। हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृ वंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया जिसमें मातृत्व का गुण हो, और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है, उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। मैं देखता हूं यहाँ पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्डों की बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं, और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहाँ पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से
अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं, वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने एक योजना चलाई, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सखी का। 56,000 बहनें आज के दिन पर बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सखी के रूप में प्रदेश भर में काम कर रही हैं और बैंक का लेन देन गांव के अंदर ही वे कर रही हैं और उसमें से 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वे बहनें प्रति माह कमा भी रही हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में इन बेटियों ने, इन बहनों ने एक नया स्थान बनाया है और आज इसीलिए रक्षाबंधन का यह अवसर इन सभी बेटियों के लिए, इन सभी बहनों के लिए उनके सम्मान का अवसर बने, इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, यह प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को 34 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस दौरान बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्रदेश के 1,29,000 युवाओं को दिया गया। आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 7200 युवाओं का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, वहीं 1782 युवाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही शुरू किए जाने की योजना है। और जिलों से जुड़े हुए हमारे सब जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी अधिकारी और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले सब युवा साथी, और साथ ही आज विशेष रूप से ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, सभी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आज लगभग 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के 34 करोड़ 55 लाख रुपया की राशि अंतरित कर रहे हैं। अब तक के 146 करोड़ 98 लाख रुपया की राशि इस योजना के अंतर्गत अंतरित किए जा चुके हैं। ये बेरोजगार साथियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई, क्योंकि जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस परिवार के लोग, माँ बाप हमेशा अपने आवश्यक खर्च में भी कटौती करके बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। और जब पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कहीं जॉब नहीं लगता, व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसी परिस्थिति में जो युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि मैं घर के लिए बोझ बन गया हूँ। ऐसे समय में ये बेरोजगारी भत्ता जो 2,500 रुपया मिल रहा है, उससे उनके जेब खर्च भी, और दूसरा पढ़ाई के लिए पुस्तक कापी खरीदना है या फिर ट्रेनिंग करने के लिए आवागमन की जो सुविधा है, उसमें ये लोग उपयोग करते हैं। तो सही मायने में तो ये है कि मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ कि जब हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा, तब मुझे वास्तविक रूप से खुशी मिलेगी। रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। बहुत सारे साथियों से मैंने अभी बालोद से, कोंडागांव से, सरगुजा से, बिलासपुर से, सभी साथियों से मैंने बात की और अभी तक इस योजना में अभी तक के 6,692 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से हम लोग जोड़ चुके हैं। इसमें 4,718 युवा बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं और हाल ही में हमने 42,000 सरकारी पदों की भर्तियां भी निकाली है। प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है और ITI में करीब 920 पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। आवेदन पात्र जो पाए गए, उसमें पहले चरण में 84 लोगों को आज सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें जो लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, इनके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि अपने हुनर से आसानी से रोजगार हासिल कर सके। वर्तमान में 7,200 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शीघ्र ही 1,782 युवाओं को प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा।
हाल ही में जो हमने 36 शासकीय ITI में नए कोर्स प्रारंभ करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU किए थे, उसका सुखद परिणाम उसमें करीब 1186 करोड़ रुपया उसमें लागत आएगी, जिसमें से 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। स्कूली शिक्षा को भी हमने ITI के साथ जोड़ा है। 12वीं के साथ उसको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, ITI का भी मिलेगा और 12वीं का। तो इस प्रकार से 116 विकास खंडों के 119 स्कूल को ITI से जोड़ा गया है। अभी हायर सेकेंडरी परीक्षा में करीब 1476 विद्यार्थी 12वीं के साथ ITI के विषय में उत्तीर्ण हुए। स्टार्टअप की बात करें तो हमने 128 स्टार्टअप का इंक्यूबेशन किया है। 1782 युवाओं को इस माध्यम से रोजगार मिला है। जो सर्वोत्तम स्टार्टअप है उन्हें 35 लाख रुपए की शासकीय फंडिंग भी दी जा रही है। जिला के सभी हमारे कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ का ये माहौल बदल रहा है और इसमें युवाओं की जो भागीदारी है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी युवा साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और रक्षाबंधन की पुनः बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली को हरा भरा करने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार कार्यरत है। दिल्ली की सड़कों को सजाने के लिए वन विभाग द्वारा 2.5 लाख गमले वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग के लगभग 300 अधिकारी एवं कर्मचारी इसकी देखरेख के लिए इसमें कार्यरत हैं। दिल्ली के अंदर G20 की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। उन तैयारियों के लिए अलग अलग विभागों ने अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। दिल्ली के अंदर G20 से पहले दिल्ली को हरा भरा करने का लक्ष्य दिल्ली के वन विभाग ने निर्धारित किया था। G20 से पहले और G20 के बाद दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए इस वर्ष सरकार ने दिल्ली के 21 विभागों के साथ मिल करके 52 लाख पौधे श्रब्स लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें हमने लक्ष्य रखा था कि समर एक्शन प्लान के तहत G20 से पहले हम दिल्ली में 50% पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह से युद्ध स्तर पे सभी विभागों ने मिलकर के काम किया, दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने में वन महोत्सव के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाई गई। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात काम किया। उसका परिणाम हुआ कि आज जो 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था 1 साल का, G20 से पहले 50% लगाने का हमने लक्ष्य रखा था। आज की तारीख में हमने 69% पौधे लगाने के लक्ष्य को, ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य को इस साल के हमने पूरा कर लिया है। 36,20,356 इन 21 डिपार्टमेंट्स ने मिल करके दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में ये वृक्षारोपण का काम पूरा किया है। जिन एजेंसियों ने इसमें सक्रियता के साथ अपना योगदान दिया है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DDA, MCD, NDMC, PWD, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, NTPC, DSIDC, दिल्ली जल बोर्ड, BSES राजधानी, CPWD, नॉर्दर्न रेलवे, डूसुप, दिल्ली कैंट, NDPL, NHAI, DMRC, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट और DTC। इन 21 डिपार्टमेंटों ने जो सामूहिक युद्ध स्तर पे प्रयास किया, हम आज 50% की जगह लगभग 70% अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। जो बचा हुआ 30% है वो G20 के बाद विंटर एक्शन प्लान के तहत हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इस लक्ष्य को जो अब तक पूरा हो चुका, पिछले 3 साल में 1,18,00,000 पौधे हम पहले लगा चुके हैं। अगर हम अब तक जो 36,20,356 जो पौधे लगे, अगर उनको ऐड करें तो लगभग 1.5 करोड़ पौधे जो हमारा लक्ष्य था 2 साल में पूरा करने का, वो पूरा हम कर चुके। इससे दिल्ली के अंदर जो हमारा ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का अभियान है वो अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहा है, जो हमारा 5 साल का लक्ष्य है। इस बार हमने खासतौर से हर साल हम जो जंगल के क्षेत्र थे वहां पे फोकस करते थे। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण को एक जन अभियान बनाने का लक्ष्य डिपार्टमेंट को दिया था और उसके तहत हम शहरी क्षेत्रों में वन महोत्सव का हमने आयोजन किया, जहां निःशुल्क पौधे दिए गए और लोगों को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए बैग दिए गए,
जिससे लोग उसका उपयोग कर सकें और धीरे धीरे प्लास्टिक का विकल्प चुन सकें। उसमें हमने जो 7 वन महोत्सव किए, उसमें जिस तरह से लोगों ने हिस्सेदारी की, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, हर तरह के लोग आए। और जो हमने इस बार खासियत देखी कि जो आया वो आखिरी समय तक पौधे लेकर के ही गया और उसे संरक्षण करने का, संवर्धन करने का संकल्प लिया। ये इस बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है और वो दिल्ली धीरे धीरे जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है, आज अगर हम 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए तो उसमें लोगों की सहभागिता रही है। हम सब लोग मिल करके चाहते हैं कि G20 से पहले को दिल्ली को और बेहतर बनाया जाए और G20 के बाद ग्रीन एक्शन प्लान जो अभी हमने, जैसा आपसे कहा कि हमने 69% अचीव किया है, विंटर एक्शन प्लान के तहत हम उस और लक्ष्य की रणनीति बनाएंगे। तो अभी तक जो हमने समर एक्शन प्लान बनाया था G20 से पहले का, उसके तहत हमने ये सारे लक्ष्य हासिल किए हैं। अगला जो अब हमारा जो पड़ाव होगा वो विंटर एक्शन प्लान का होगा और वो फिर हम सितंबर से आगे G20 के बाद हम जब बनाएंगे और उसके साथ हम काम करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रामलीला मैदान चंपावत में रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार का रक्षाबंधन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग हुई है। सीएम ने कहा कि नए भारत का सपना है कि हमारी नारी शक्ति सशक्त, सबल, सक्षम और देश के विकास में उनकी भागीदारी हो। आज हम लोग विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये पर्व माताओं बहनों को भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में जो ये पर्व हम पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से लगातार मनाते आए हैं। इस रक्षाबंधन के पर्व मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भाई बहन का पारस्परिक जो प्रेम है, स्नेह है, विश्वास हमारा एक त्योहार है। यह त्योहार इसके लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। यह पर्व हमको कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भावना इसके प्रतीक के रूप में हम सब मनाते हैं। और इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है वो इस बार का रक्षाबंधन कुछ विशेष है क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जो चंद्रमा है उनको चंदा मामा कहा जाता है और धरती माँ के भाई के रूप में चंदा मामा को हम सब जानते हैं। और इस बार हमारे वैज्ञानिकों ने, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जो आज तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, धरती माँ ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के रूप में चंद्रयान 3 ये भेजा है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। 4 लाख किलोमीटर के लगभग चंद्रमा की दूरी धरती माँ से है। हमसे 4 लाख किलोमीटर की लगभग दूरी पर चंद्रमा है और सफलतापूर्वक जिस प्रकार से लैंडिंग हुई है, उस लैंडिंग में अगर किसी का विशेष योगदान रहा है, विशेष सहयोग रहा है, तो उसमें भी हमारी मातृशक्ति का रहा है। इसके साथ साथ आज हमारी नारी शक्ति ने आज अनेकों क्षेत्रों में अपने कार्यों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से अनेक कार्य किए हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। आज मैं कहीं भी उत्तराखंड के अंदर अगर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। कोई समूह चला रही है, कोई छोटा सा उद्योग चला रही है,
कोई घर में जो है अपना काम खड़ा कर रही हैं और अपने काम के साथ साथ वो स्वयं जहाँ रोजगार कर रही हैं, उस रोजगार के साथ साथ अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही है। नए भारत का सपना भी यही है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति सशक्त हो, सबल हो, सक्षम हो, सशक्त हो, हर प्रकार से उनके अंदर समग्रता हो और विकास में हर क्षेत्र में उनकी बराबर की भागीदारी हो। जो काम किसी ने नहीं किया वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में देश के अंदर जो काम हो रहे हैं वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रहा है। आज देश के अंदर चाहे वित्तीय समावेश हो, सामाजिक सुरक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए प्रयास किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। ये प्रयास आने वाले समय में, जो प्रयास पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किए हैं, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री सशक्त योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना प्रारंभ कर स्वयं सहायता समूह की बहनों के निर्मित जो उत्पाद हैं, जो घरों में आप सब बनाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई हमारे बड़ुआ के बिस्कुट बना रहा है, अलग अलग जो मोटा अनाज कहते हैं उससे बनाए जाने वाले, कोई बढ़िया धुनाई के बना रहे हैं, कोई अच्छे खिलौने बना रहे हैं। बना तो रहे थे लेकिन उनको बाजार कैसे मिलेगा, इसलिए हमने इस बार ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है। आप मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने दिल्ली सर्विस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये बिल दिल्ली सरकार की सभी शक्तियों को केंद्र के हिसाब से चलाता है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मुख्य सचिव नरेश कुमार की लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने 10 पेज की चिट्ठी में कहा था कि वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। वह पहला परिणाम था कि किस तरह से अफसरों ने चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की बात मानने से मना कर दिया था। वहीं अब फाइनेंस सेक्रेटरी ने 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे द्वारा भेजे गए आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसे दिल्ली सर्विसेज एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी ताकत छीन लेता है। ना सिर्फ इतना, जो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को एक लोकतंत्र बनाया। लोकतंत्र का क्या मतलब है? पूरी दुनिया में लोकतंत्र एक फ्रेज से जाना जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कैसे इंश्योर होता है? ये इंश्योर होता है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत से। वो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेफर किया कि एक लोकतंत्र इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से चलता है। और पैरा 106 में, जो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक यूनानिमस फैसला दिया, इसी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। इसके अंदर जो सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को या किसी विभाग के सेक्रेटरी को ये पावर देता है कि वो चाहे तो मिनिस्टर के आदेश को माने, उसका क्रियान्वयन करे, और वो ना चाहे तो मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करे। ऐसी ही एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी की लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने एक 10 पेज की चिट्ठी में लिखकर कहा था, चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। वो पहला परिणाम था जो हमने देखा इस GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का।
और उस दिन भी मैंने ये कहा था कि ये तो अफसरों की बगावत का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। किसी दिन एजुकेशन सेक्रेटरी ये कहेंगे कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे, किसी दिन हेल्थ सेक्रेटरी कहेंगे कि हम फ्री दवा नहीं देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलेंगे, किसी दिन फाइनेंस सेक्रेटरी कुछ कहेंगे, पावर सेक्रेटरी कुछ कहेंगे। और मेरी उस बात का प्रमाण हमें ऑलरेडी मिल गया है, जहां फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। अगर अफसर, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनकी मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे तो दिल्ली की जनता के काम आखिरकार कैसे होंगे? और ये बात मैं आप सबके सामने फिर से रखना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये GNCT अमेंडमेंट एक्ट गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने आज मैसूर, कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक से 5 वादे किए थे। हमने कहा था जब कांग्रेस कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। आज एक बटन दबाकर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए दिए गए हैं। कर्नाटक में हमारी योजनाएं सिर्फ स्कीम नहीं, ये गवर्नेंस के मॉडल हैं। कर्नाटक में हमने जो किया है वो पूरे देश में होने जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। और जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। ये हमारी और कर्नाटक की सरकार की गारंटी है। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अन्नभाग्य स्कीम, हर परिवार को 10 केजी चावल, और गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त में। आप हमारे 5 स्कीम देखिए, एक स्कीम को छोड़कर सारे स्कीम महिलाओं के लिए बने हैं। जरूर युवा निधि स्कीम युवाओं का है, उसमें हम 3000 रुपए ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देते हैं। अगर हम ऐसा स्कीम कर्नाटका की महिलाओं को देने जा रहे हैं तो हम सिर्फ स्टेज पे नेता नहीं देंगे। 12,000 जगह में कर्नाटका की महिलाओं ये प्रोग्राम में शामिल हैं। कर्नाटक के कोने कोने से हमारी माताएं और बहनें आज यहाँ आई हैं और मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है। सरकार के 100 दिन हुए हैं और जो हमने वायदे पूरे करने थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। और आज मेरी बहन ने मेरे हाथों पे राखी बांधी और रक्षाबंधन का दिन है, इसीलिए हमने जो वायदा कर्नाटक की अपने माताओं बहनों से किया था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। देश में फैशन बन गया है। जो हमारे 5 स्कीम हैं वो सिर्फ स्कीम नहीं है, हमारी सोच है कि सरकार को गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी भाषा बोले, सरकार को सबकी देखभाल करनी चाहिए। जो काम हमने कर्नाटक में किया है खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए, वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं और कर्नाटक पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। जब हम ये 5 स्कीम लाए तो दिल्ली की सरकार के लोगों ने कहा था कि ये स्कीम लागू नहीं हो सकते हैं। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि कर्नाटक की हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए पहुंचे, घर में बिजली पहुंचे, भोजन हो और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो आसानी से पूरे कर्नाटक में घूम पाएं। इस स्टेट की जो भी सफलताएं हैं वो आपकी सफलताएं हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।